हेलो एवरीवन, आरबीएससी क्लास 12 चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का पार्ट 02 में हम एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन 6 to 14 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और एग्जाम्पल 2nd और 6th मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करा दिया है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है इसके बारे में बता दिया। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, यूनियन, इंटरसेक्शन मैंने सारा बताया है। तो आपको इस वीडियो को समझने से पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, यदि एक फैमिली या एक परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, साथ के साथ हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो जिसके पास देखो बुक अपने पास लेकर बैठे इस चैप्टर को समझने, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं, मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता, पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं केवल रीड कर रहा हूँ। आप अपने पास बुक रखें और अपने बुक के अकॉर्डिंग उसको लाइन टू लाइन मेरे साथ उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस आयो। इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, यदि एक परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, इट इज गिवन दैट, और ये ज्ञात है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, और ये ज्ञात है कि उनमें से कम एक लड़का है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन टू बी ए बॉय, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों ही बच्चे, चिल्ड्रन टू बी ए बॉय, तो दोनों ही क्या हों, दोनों ही लड़के हों। देखो क्या कहा क्वेश्चन ने, सैंपल, देखो हम पहले बात करते हैं सैंपल स्पेस की यानी कि कुल परिणाम की। इसने कहा कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे हैं तो या तो दोनों ही बॉय हो सकते हैं या फिर दोनों ही गर्ल हो सकती हैं, या पहला बच्चा बॉय हो सकता है और दूसरा गर्ल, या फिर पहला बच्चा गर्ल हो सकता है और दूसरा बॉय। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस समझने की कोशिश करो। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, इट इज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। ठीक है, इसने हमसे एक चीज, इसने हमको कहा गिवन, हमने कहा था कंडीशन प्रोबेबिलिटी वो होती है जो कि हमें मालूम हो या जो चीज हम कर चुके हों, यानी कि इसने, और इसके अगर मैं 2 कंडीशन मानूं ए और बी, अगर मैं बी को बोल रहा हूं कि हमें ज्ञात है कि उनमें से एक बच्चा कम से कम लड़का है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, कि उसमें से कम एक बच्चा लड़का है, तो मैं कह रहा हूं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज वन बॉय, उनमें से कम एक बच्चा लड़का है। अब कम से कम एक बच्चा लड़का है तो उससे रिलेटेड आउटकम्स कितने हो गए, देखो कम से कम एक बच्चा लड़का है, देखो कम से कम में तो ज़्यादा तो चल सकता है, यानी 1 2 3, तो कौन कौन से हुए, या तो दोनों ही बॉय हो सकते हैं, या पहला बॉय दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन टू बी ए बॉय। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि क्या कह रहा है ये, कि बोथ चिल्ड्रंस टू बी बॉय, कि दोनों ही बच्चे लड़के हों। तो इसके लिए कंडीशन कौन कौन सी, या तो यही वाली तो हुई एक। देन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि P ऑफ A अपॉन B, ये हमें फाइंड आउट करना है। मैं इधर लिख लेता हूं, क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ A अपॉन B। B क्यों नीचे लिखा, क्योंकि वो हमें ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। ठीक है, जो चीज ज्ञात होती है, तो इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इधर C और E होता तो C इंटरसेक्शन E, यानी जो इधर होगा उन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन P ऑफ B। अब देखो मुझे जरूरत किस किस की पड़ रही है, एक तो P ऑफ B की पड़ रही है और एक P ऑफ A इंटरसेक्शन B की पड़ रही है। तो मैं जानता हूं सैंपल स्पेस टोटल तो कितने 4 है,
तो P ऑफ B का फॉर्मूला क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल कितने 4, और फेवर में कौन कौन है 1 2 एंड देन 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई P ऑफ B इज इक्वल टू 3/4। अब बात करते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B, लेकिन P इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले मैं A इंटरसेक्शन B निकालता हूँ। A इंटरसेक्शन B कैसे, जैसे A क्या है ये रहा, केवल कितना है B एंड B, इंटरसेक्शन BB BG एंड GB। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने, दोनों में जो कॉमन हो, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या निकल कर आई, केवल B एंड B, क्योंकि B और B एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों के अंदर मौजूद है। तो अब इसकी अगर मैं इसके फेवर में कौन हुआ, केवल एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम्स 4 और फेवर में कितने 1, तो 1/4 वैल्यू पुट करो भाई, 1/4 अपॉन P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब P ऑफ B कितना है 3/4, तो ये 4 से 4 कट, देन P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल समझने वाली बात है, केवल दिमाग लगाने वाली बात है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर नोट डाउन करें कॉपी में। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। Yes, question number 7. 2 coins are tossed once. 2 सिक्के को एक बार उछाला गया। क्या बोला, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया। Then find P of A upon B. हमें फाइंड करना है। इसने कहा कि एक सिक्के को 2 बार उछाल लो या 2 सिक्के को एक बार उछाल लो, सेम कंडीशन है। तो मैं सैंपल स्पेस निकाल लेता हूं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7, सैंपल स्पेस यानी कुल परिणाम निकलेंगे। 2 सिक्के एक बार उछाला गया, यानी टोटल आउटकम्स कितना आएंगे 4, H H T T H T H एंड देन T। टोटल आउटकम्स कितना आ गए 4 आ गए। चलो अब आओ क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड 2 coins are tossed once, उछाल लिया साहब। आगे देन फाइंड P ऑफ A अपॉन B। हमें फाइंड करना है P ऑफ A अपॉन B, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमें 2 कंडीशन दे रखी है, यानी 2 बार निकालना, एक अलग कंडीशन के लिए, एक दूसरी कंडीशन के लिए। तो मैं केवल पहले बात कर रहा हूं पहली कंडीशन की, जिसका A क्या कह रहा है और B क्या कह रहा है। अब देखो इधर P कह रहा है, B क्या है नीचे, यानी B हमें ज्ञात है, गिवन है। और गिवन क्या है, देखो B कंडीशन कह रही है 1 coin shows head, 1 coin shows head। और ये क्या कह रहा है, a tail appear on 1 coin, tail appear on 1 coin। अब समझने वाली बात इतनी है कि एक सिक्का हेड को दिखा रहा है और एक कॉइन टेल को दिखा रहा है। देखो कितना, टेल एपियर ऑन 1 कॉइन, 1 कॉइन शोज हेड। अरे दोनों सेम ही तो चीज है कि एक सिक्के पर तो टेल आ रहा है और एक सिक्के पर हेड आ रहा है। इस तरीके से हमें कुछ बताना है। तो देखो जब मैं एक ही बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा और रफ करके मैं इधर लिख लेता हूं, P ऑफ A अपॉन B मुझे फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। क्लियर है। तो टेल एपियर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर टेल आ रहा है। अब एक कॉइन पर जब टेल आ रहा है तो उसके लिए देखो, एक कॉइन पे टेल ये रहा, एक कॉइन पे टेल, दोनों कॉइनों पर टेल नहीं होना चाहिए। एक कॉइन पर, इस पे तो है ही नहीं, यानी एक कॉइन पे तो टेल होना ही चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से हो गए, H, T या फिर T, H। क्लियर है। 1 कॉइन शोज हेड और एक कॉइन को
हेड शो कर रहा है, यानी ये चीज़ हो गई H कॉमा टी एंड T कॉमा H। तो अगर मैं ये B हमें फाइंड आउट करना है, यानी P ऑफ B, तो P ऑफ B का फॉर्मूला क्या हुआ, फेवर में कितने हुए, 1 और 1 2, कितने में से 1 2 3 4 में से, तो P ऑफ B तो निकल गया। अब मुझे बात करनी है A इंटरसेक्शन B की, क्योंकि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए मुझे A इंटरसेक्शन B का मालूम होना जरूरी है। तो A इंटरसेक्शन B क्या कहता है, जो दोनों के अंदर मौजूद हो, तो दोनों में सेम चीज़ मौजूद है, H कोमा T और T कोमा H, ये A इंटरसेक्शन B आ गया। तो अब मैं इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं A इंटरसेक्शन B, देन 2/4। अब इधर वैल्यू पुट करता हूं, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी, 2/4, P ऑफ B की वैल्यू कितनी, 2/4, 2/4 से 2/4 1 टाइम्स कट, P ऑफ A अपॉन B की वैल्यू कितनी आई, 1 आ चुकी है। ये हमारा आंसर। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या कह रही है वो देखना। A तो कह रहा है नो टेल एपियर, और B क्या कह रहा है, नो हेड एपियर। कोई चित नहीं दिखना चाहिए और कोई पट नहीं आना चाहिए, ना ही कोई चित आना चाहिए ना ही कोई पट आना चाहिए। तो नो टेल एपियर, टेल नहीं होना चाहिए, इन तीनों में टेल है, इसमें नहीं है, तो इसके लिए कौन सा हो गया, H कोमा H। नो हेड एपियर, तो इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड नहीं है, यानी T कोमा T। अगर अब मैं P ऑफ B की बात करूं, तो टोटल कितने हैं, 4 और फेवर में कितना, 1/4। देन अगर मैं A इंटरसेक्शन B की बात करूं, जो दोनों में मौजूद हो, कुछ दोनों में मौजूद है क्या, नहीं है, यानी कि 0, तो इसकी P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी कितनी निकल कर आएगी, 0। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं इसमें सेकंड के अंदर, कि P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 0, और P ऑफ B की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1/4, और जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0, यानी P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू 0। ये हमने दोनों ही कंडीशन के अंदर इसके आंसर निकाल लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके स्कूल की कॉपी में नोट डाउन करना है, जब भी स्कूल स्टार्ट होगी मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम इसको किस तरीके से रीड कर रहे हैं और किस तरीके से समझ रहे हैं। जब तक हमको क्वेश्चन रीड करना या पढ़ना नहीं आएगा, जब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। मदर फादर एंड सन, माता पिता और पुत्र, लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। एक लाइन में खड़े हैं, सीधी लाइन में खड़े हैं, एक परिवार ऐसे खड़े हैं, एक परिवार की मतलब फैमिली पिक्चर के लिए, अब पारिवारिक तस्वीर के लिए। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट, अगर ए और बी दो घटनाएं हैं, एज फॉलो देन फाइंड, जैसे कि नीचे दी हुई है, तो फाइंड करो P ऑफ A अपॉन B। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, हमें सबसे पहले टोटल स्पेस निकालना होगा। टोटल स्पेस कैसे, सैंपल स्पेस। इसने कहा 3 है, मदर फादर एंड सन। अब मैंने फादर को बीच में रख रखा है, तो सन को इधर लिया है और मदर को इधर लिया है, तो सन, तो दो तो कंडीशन ऐसी होगी जब फादर बीच में है। चलो अब क्या, मदर बीच में है, तो मैंने फादर इधर लिया है और सन इधर लिया है, तो इसकी दूसरी कंडीशन में ये यहाँ और ये यहाँ, यानी S M F। अब के सन बीच में है, S S, और ये F ये M, तो ये F इधर और ये M इधर, तो M और F। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6, यानी इसके सैंपल स्पेस कितने निकल कर आएंगे, 6 निकल कर आएंगे। कौन कौन से लिख लो, 6 की 6,
एफ एम का मतलब मदर, फादर, सन, फिर सन, फादर, फिर मदर, ठीक है, फिर फादर, मदर, सन, फिर सन, मदर, फादर, फिर उसके बाद फादर, मदर, फादर, सन, मदर, मदर, सन, फादर। ये 6 टोटल स्पेस मैंने लिख लिए। इनके अलावा 7वां नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, फाइंड ए अपॉन बी। हमें क्या फाइंड करना है, ए अपॉन बी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, यानी मुझे ए इंटरसेक्शन बी की भी मालूम होना चाहिए और मुझे बी भी मालूम होना चाहिए। चलो इवेंट क्या कह रहे हैं, ए और बी इवेंट क्या कह रहा है। ए इवेंट कह रहा है सन ऑन 1n, सन जो है पुत्र जो है सन ऑन 1n, यानी कि पुत्र एक सिरे पर होना चाहिए। पुत्र एक सिरे पर मतलब या तो इस वाले एंड पर हो या फिर बीच में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सिरे पर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, फादर इन मिडिल, और जो फादर है यानी जो पिताजी हैं वो बीच में होने चाहिए, मिडिल में होने चाहिए, ठीक है। तो देखो सन यानी पुत्र, इन 6 में से ऐसी कितनी कंडीशन है जिसमें पुत्र कोने पर हो, भले वो इस वाले कोने पर हो या इस वाले कोने पर हो। देखो सन ये रहा यानी एक कंडीशन, 2 कंडीशन, ये रहा एंड में 3 कंडीशन, ये रहा इसमें 4, इसमें बीच में, इसमें बीच में, यानी 2 कंडीशन के अलावा ये चारों के अंदर सन जो है वो कॉर्नर में है, यानी 1 एंड में। तो इसके लिए कौन कौन से हो गए, एम, एफ, एस, फिर एस, एफ, एम, फिर एफ, एम, एस, और लास्ट एस, एम, एफ। ये चारों कंडीशन मैंने इसकी लिख ली। अब फादर इन मिडिल, जिसमें पिताजी बीच में हो, ऐसी कितनी कंडीशन है, 1 और 1 2, यानी एम, एफ, एस, और एक एस, एफ और एम, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले पी ऑफ बी निकालना है। तो पी ऑफ बी की वैल्यू क्या हो गई, जो बी के फेवर में 1 और 1 2, कितने में से, 6 में से, तो कितना निकल कर आ गया, 1/3। क्लियर है। अब बात करनी है हमको ए इंटरसेक्शन बी की। देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू कितनी है, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो इन दोनों में हो। तो देखो इन दोनों के अंदर ये दोनों हैं, एफ एम एफ एस, एम एफ एस, एस एफ एम, एस एफ एम, यानी ये दोनों ही कंडीशन इसकी इंटरसेक्शन वाली हो गई। कौन कौन सी, एम, एफ, एस, एस, एफ, एम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ए इंटरसेक्शन बी की, इसके फेवर में कितने, 2, कितने में से, 6 में से, तो ये कितना आ गया, 1/3। अब मैं जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाली, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई, 1/3। पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1/3, और 1/3 से 1/3 कैंसिल, यानी 1 टाइम्स, कैंसिल नहीं 1 टाइम्स। तो पी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि एक परिवार में, एक परिवार पिक्चर के लिए यानी पारिवारिक पिक्चर के लिए 3 माता पिता और पुत्र एक लाइन में खड़े हुए हैं, तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फादर तो बीच के अंदर हो और पुत्र एंड के अंदर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ढंग से समझना क्वेश्चन नंबर 9 को, स्क्रीनशॉट खींच के नोट डाउन करना है। ए फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर इवेंट। ये कह रहा है कि एक पासे को उछाला जाता है या फेंका जाता है, तो इवेंट कंसिडर करो। कौन कौन से इवेंट कंसिडर करो, ए
बी और सी। तो ए पे तो बोला इसने 1 3 5, 1 3 5, और बी पे बोला है 2 और 3, 2 3, और सी पे बोला है 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड। अब इसने हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी है। पहली तो पूछी है इसने P ऑफ A अपॉन B एंड P ऑफ B अपॉन A। तो देखो P ऑफ A अपॉन B फाइंड आउट करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो ये दोनों हैं इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी की। तो B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखो एक डाइस को उछाला गया है, एक डाइस को उछाला गया है, तो सैंपल स्पेस जो होंगे वो 1 2 3 4 5 6 यही हो सकते हैं। तो अगर मैं P ऑफ B की बात करता हूँ तो उसके फेवर में कितने, 1 और 1 2, कितने में से, 6 में से, तो 1/3। अब मैं अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B की बात करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले मैं A इंटरसेक्शन B की बात करता हूँ जो इन दोनों के अंदर मौजूद हो। तो इन दोनों में कौन मौजूद है, केवल 3। तो A इंटरसेक्शन B कितना निकल कर आया, 3। अगर अब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 1/6। क्लियर है। तो अब मैं P ऑफ A अपॉन B इजीली निकाल सकता हूँ कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आई, 1/6 अपॉन P ऑफ B की वैल्यू कितनी आई, 1/3। तो कितना आया, 1/6 इंटू 3/1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आ गई, 1/2। सेकेंड क्या पूछा है इसने, P ऑफ B अपॉन A, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। अब A क्यों, क्योंकि पीछे ये काम हो चुका है, तो P ऑफ A, तो A की प्रोबेबिलिटी 1 2 3। तो अब देखो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, P ऑफ A इज इक्वल टू, P ऑफ A निकालने के लिए 1 2 3, तो इसके टोटल फेवरेबल आउटकम से 6 में से, यानी कि 1/2। तो अब वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं आराम से, P ऑफ B अपॉन A इक्वल्स टू, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है, 1/6 अपॉन 1/2। देन क्या निकल कर आया, 1/6 इंटू 2/1, तो 2 3 जा 6, यानी 1/3। तो P ऑफ B अपॉन A की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1/3। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी 9th का फर्स्ट कंप्लीट। देखो बहुत इजी था, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं सारे। ठीक है, अब इसके लिए देखो हमने किस किस की वैल्यू निकाली, जो मैं इधर लिख लेता हूं, जो अब हमारे बार बार काम आएगी। एक तो काम आएगी P ऑफ A, कितनी है, 1/2। एक P ऑफ B जो कि कितनी है, 1/3। एक P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो कि कितनी है, 1/6। देखो ये तीनों ही वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली क्योंकि अब ये बार बार काम आएंगी। सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, सेकंड कह रहा है कि P ऑफ A अपॉन C, P ऑफ A अपॉन C एंड P ऑफ C अपॉन A। अब देखो इसके अंदर C की प्रोबेबिलिटी भी मेरे को मालूम होनी चाहिए, तो मैं P ऑफ C निकाल लेता हूँ। 4 हैं 6 में से, तो यानी 2/3। ठीक है, ये P ऑफ C निकल गया। तो P ऑफ A अपॉन C की वैल्यू हो गई इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन P ऑफ C। तो A इंटरसेक्शन C तो मेरे को मालूम ही नहीं है, तो अब मुझे A इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा। तो देखो A इंटरसेक्शन C कैसे निकलेगा, ये A और ये C, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, A इंटरसेक्शन C, यानी जो दोनों के अंदर मौजूद हो। 3 मौजूद है, 5 मौजूद है, 3 मौजूद है और 5 मौजूद है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या हो गई, 2/5।
5। ठीक है, P ऑफ A इंटरसेक्शन C की वैल्यू कितनी हो गई, फेवर में 2 हैं, कितने में से, 6 में से, तो 1/3। अब वैल्यू पुट करें, P ऑफ C की वैल्यू मालूम है ही, तो वैल्यू पुट करो इधर, तो P ऑफ A अपॉन C इक्वल्स टू 1/3 अपॉन 2/3, तो 3 से 3 कट हुआ, तो क्या बचा 1/2। आइए अब इसका सेकंड क्या कह रहा है, क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ C अपॉन A, यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ A इंटरसेक्शन C की वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/3 अपॉन P ऑफ A की वैल्यू कितनी है 1/2। जब इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2/1 इज इक्वल टू 2/3। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई, P ऑफ C अपॉन A की 2/3। ये सेकेंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका थर्ड देखो, इसके अंदर अब हमने क्या क्या निकाल लिया, एक तो हमने A इंटरसेक्शन C की वैल्यू भी निकाली है, तो ये A इंटरसेक्शन C की वैल्यू मैं इधर रख लेता हूँ क्योंकि थर्ड में काम आ सकती है। P ऑफ A इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, चलो अब थर्ड क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कि थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अपॉन C, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम, ताकि हमें मालूम चल जाए कि हमें ज़रूरत किस किस की है। तो P ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन P ऑफ C, मैंने क्या बोला था, अगर मैं P ऑफ A अपॉन B का फॉर्मूला लिखता हूँ तो इंटरसेक्शन किन दोनों के बीच में लगता है, इन दोनों के बीच में। तो अब भी इंटरसेक्शन किन दोनों के बीच में लगेगा, इन दोनों के बीच में, यानी कि A यूनियन B, ठीक है, इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब P ऑफ C, अब देखो मुझे जरूरत पड़ रही है A यूनियन B की, इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, यूनियन की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, A यूनियन B निकालूंगा। क्या निकालना पड़ेगा, A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब क्या होता है, जो दोनों में ही आ रहा हो, किसी एक में भी आ रहा है तो भी लेना है। ठीक है, जैसे 1 इसमें आ रहा है तो 1 लेना है, ये सारा मतलब इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन एक बार ले लेंगे 3, लेकिन इससे पहले एक बार अपन करते हैं 2 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, फिर देन लास्ट 5। तो ये चारों ही नंबर यूनियन में है। ठीक है, अब ये कह रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी 1, 2, 3, 5। इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है 2, 3, 4, 5। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो इन दोनों में आ रहा हो, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 2, 3 और 5। ये क्या निकाला मैंने, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, A यूनियन B की जगह तुम कुछ और मान लो, इस पूरे को तुम D बोल दो, तो D इंटरसेक्शन C निकाल लो। ठीक है ना, तो वो तो यूनियन के ऊपर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C, देन क्या निकल कर आएगा, फेवर में 3 है 6 में से, तो 1/2। क्लियर है। अब इसके अंदर पुट कर देता हूँ वैल्यू कि P ऑफ A, इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो कितनी आई है 1/2, यानी P ऑफ A यूनियन B अपॉन C इज इक्वल टू 1/2 अपॉन P ऑफ C की वैल्यू कितनी है 2/3, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3/4, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई 3/4। किसकी, P ऑफ A यूनियन B अपॉन C की वैल्यू कितनी है 3/4। तो देखो इसके अंदर हमने क्या करा, A यूनियन B का ही मतलब, इसका मतलब क्या होता है अपॉन में कि इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे A यूनियन B निकालना जरूरी था, तो मैंने A यूनियन B निकाला, और A यूनियन B निकालने के बाद मुझे फिर इंटरसेक्शन निकालना था, मैंने इंटरसेक्शन निकाला,
फिर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, फिर मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, यानी मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चला कि मुझे सबसे पहले क्या निकालना है फिर क्या निकालना है। ठीक है, अब इसका एक सेकंड और रह गया है जिसमें हमसे क्या पूछ रहा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन C। ओह सॉरी, ये कह रहा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन C, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसका फॉर्मूला वही सीधा सा लॉजिक है कि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगेगा, और जब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगेगा तो फिर उसका इंटरसेक्शन हमें मालूम भी तो हो। हमें A इंटरसेक्शन B मालूम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मालूम है, A इंटरसेक्शन B नहीं मालूम है। देखो आओ हम देखते हैं, मैं अच्छी तरीके से करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, आप कंफ्यूज ना हो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमसे क्या पूछ रहा है ये, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन C, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ इन दोनों के बीच के अंदर इंटरसेक्शन, लेकिन ये क्या है, A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी है ही, फिर अपॉन में C। तो देखो क्या बोला मैंने, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगता है, किसके बीच, ये C और ये A इंटरसेक्शन B अपॉन C। तो अब देखो मुझे A इंटरसेक्शन B मालूम होना चाहिए पहले, तो A इंटरसेक्शन B क्या होता है, जो दोनों के अंदर मौजूद हो। दोनों में कौन मौजूद है, केवल C, यानी 3। ठीक है, तो ये तो A इंटरसेक्शन B आ गया। अब क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B, फिर इसका भी इंटरसेक्शन C के साथ, तो 3 और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 और इसमें 3, तो केवल क्या आ रहा है, इसमें भी केवल 3 ही इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं, किसकी, इस वाले की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, देन उसकी क्या निकल कर आएगी, 1/6। क्योंकि ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि मुझे पहले A इंटरसेक्शन B निकाला, ये रहा, फिर उसके साथ B इंटरसेक्शन निकाला, ये रहा, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ये आ गई। अब P ऑफ C की वैल्यू मेरे को तो मालूम है ही, और ये P ऑफ C की वैल्यू मेरे को मालूम है 2/3। तो देखो इधर रखा मैंने P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन C इक्वल्स टू, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 1/6 अपॉन P ऑफ C की वैल्यू कितनी है, 2/3। तो अब इसको करो रेसिप्रोकल, 1/6 3/2, तो 3 2 6 यानी 1/4। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन C की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1/4।